हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लॉरा मुल्वे के फेमस वर्क विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस आर्टिकल में लॉरा मुल्वे बता रही हैं कि किस तरीके से आजकल की जो मूवीज होती हैं उसमें औरतों को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाया जाता है और किस तरीके से मेल ईगो को ग्रेटिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए अब हम लोग इस आर्टिकल की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मुल्वे ने इस आर्टिकल को 1975 में लिखा था और इस आर्टिकल में वो फेमिनिस्ट और साइको एनालिटिक थियरी को कंबाइन करके एनालाइज कर रही हैं कि कैसे क्लासिक हॉलीवुड मूवीज जो हैं वो लोगों के दिमाग में प्लेजर क्रिएट करती हैं, मेल ईगो को रीइंफोर्स करके, स्ट्रेंथन करके, स्ट्रांग बनाकर और औरतों को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके, औरतों को एज अ चीज बना बना रही हैं जो हॉलीवुड की मूवीज हैं। और इन चीजों को देखकर लोगों को मजा आ रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेल गेज डिस्क्राइब्स द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन फॉर द प्लेजर ऑफ द मेल हेट्रोसेक्सुअल व्यूअर। तो वो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को बताती हैं जिसे कहा गया है द मेल गेज। और ये जो मेल गेज है यानी आदमी का देखना, आदमी जिस चीज को देख रहा है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे औरतों का जो चित्रण किया गया है हॉलीवुड की मूवीज में, औरतों का जो प्रेजेंटेशन है, विजुअल प्रेजेंटेशन, वो इस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन किया गया है, चित्रण किया गया है कि जो मेल्स थिएटर में बैठकर उस मूवी को देख रहे हैं, मेल हेट्रोसेक्सुअल व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्लेजर मिले, इस तरीके से उनका औरतों का चित्रण हॉलीवुड मूवीज में किया गया है। अंडर द मेल गेज विमेन आर पोजिशन्ड एज पैसिव ऑब्जेक्ट्स। तो इस मेल गेज के जरिए औरतों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है, चीजें बना दिया गया है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोलिंग व्यू ऑफ ए मैन। और वो जो औरतें हैं वो इंसान के उस कंट्रोलिंग व्यू के अंडर आ चुकी हैं, उनके कंट्रोल में आ चुकी हैं। और इनके जो एग्जाम्पल्स है वो सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि पेंटिंग्स, स्टैचूज में भी देखे गए हैं। और वो बहुत सारी यहाँ पर मूवीज वगैरह के एग्जाम्पल्स भी देती हैं, खासतौर पे मूवीज ऑफ गोल्डन एज हॉलीवुड। हॉलीवुड में गोल्डन एज 1927 से 1960 को समझा जाता है। इन इयर्स को गोल्डन एज से जोड़ा जाता है। तो खासतौर पे इस गोल्डन एज की जो मूवीज थी उनमें औरतों का चित्रण इसी तरीके से किया गया है। इट एग्जामिन्स हाउ द मेल गेज मेक्स फिल्म्स प्लेजरेबल फॉर मेल व्यूअर्स। तो ये एग्जामिन करता है कि कैसे आदमियों की जो नजर है वो फिल्म्स प्लेजरेबल बनाता है मेल व्यूअर्स के लिए, यानी आदमी जो एक थिएटर में देखने के लिए आएंगे, ऑडियंस में बैठे हुए आदमी, उनको प्लेजर मिले, इस तरीके से मूवी को बनाया जा रहा है। शी एनरिचेस द थियरी ऑफ लुकिंग बाय यूजिंग साइको एनालिटिक थियरी। तो यहाँ पर वो साइको एनालिटिक थियरी के जरिए अपने इस जो उन्होंने बोलना चाहा है उसे वो प्रूव कर रही हैं साइको एनालिटिक थियरी यूज करके। स्पेसिफिकली फ्रूइड्स आइडियाज अराउंड स्कोपोफिलिया एंड लैकन्स थियरी ऑफ द मिरर स्टेज। तो यहाँ पर ये दो थियरीज के बारे में बात करती हैं और अब ये दो थियरीज क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। स्कोपोफिलिया एंड द मिरर स्टेज। अब ये स्कोपोफिलिया क्या है? तो स्कोपोफिलिया को फ्रूइड ने बताया था कि स्कोपोफिलिया एक ऐसा काम है, एक्ट है, डिराइविंग सेक्सुअल प्लेजर थ्रू साइट। जहां पर किसी चीज को देखकर इंसान को सेक्सुअल प्लेजर मिलता है उसे स्कोपोफिलिया कहते हैं। एज मुल्वे एक्सप्लेन्स, फ्रूइड एसोसिएटेड स्कोपोफिलिया विद टेकिंग अदर पीपल एज ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्टिंग देम टू कंट्रोलिंग एंड क्यूरियस गेम्स। तो मुल्वे बता रही हैं कि फ्रूइड ने बताया था कि किस तरीके से स्कोपोफिलिया का मतलब है जहां पर लोगों को ऑब्जेक्ट समझा जाता है और उन लोगों को देखकर अपनी गेज के जरिए, नजर के जरिए उन्हें देखकर सेक्सुअल प्लेजर डिराइव किया जाता है और इसी चीज को स्कोपोफिलिया कहा गया है, ऐसा फ्रूइड ने बताया था। और मुल्वे कहती हैं कि एग्जैक्टली यही चीज हॉलीवुड की मूवीज भी यूज कर रही हैं। वी कैन सी देयरफॉर दैट स्कोपोफिलिया इन्वॉल्व्स एक्सर्टिंग पावर ओवर द सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। और इस स्कोपोफिलिया के जरिए जो देखने वाला व्यक्ति है वो उस सेक्सुअल ऑब्जेक्ट
के ऊपर अपना पावर, अपनी नजरों के जरिए पावर जमाता है। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म इट इज एसोसिएटेड विद वॉयरिज्म और पीपिंग टॉम, और इसी स्कोपोफिलिया को इंग्लिश में वॉयरिज्म या पीपिंग टॉम भी कहा जाता है, यानी कि ताक झाक करने वाला इंसान। मुल्वे ऑब्जर्व्स दैट द सिनेमा इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ स्कोपोफिलिया। तो मुल्वे कह रही हैं कि आजकल का जो सिनेमा है वो स्कोपोफिलिया ही है। It allows passive observers to sit in the relative privacy of a darkened room while offering them full visual access to the world of the film. क्योंकि इसमें भी एग्जैक्टली यही होता है, जो ऑब्जर्वर है, ऑडियंस है, वो एक अंधेरे थिएटर में, कमरे में बैठती है और उस फिल्म में क्या हो रहा है वो पूरा एक्सेस उस ऑडियंस में बैठे हुए इंसान को मिल जाता है। सिंस मूवी एक्टर्स नेवर एक्नॉलेज द ऑडियंस, द स्पेक्टेटर इज प्रोवाइडेड द इल्यूजन ऑफ लुकिंग ऑन अ प्राइवेट वर्ल्ड। तो वो जो मूवी एक्टर है वो कभी ऑडियंस से बात नहीं करता, और इसी वजह से जो देखने वाला व्यक्ति है, स्पेक्टेटर है, उसे उस फिल्म में मौजूद एक्टर की प्राइवेट वर्ल्ड में, प्राइवेट दुनिया में झांकने का मौका मिल जाता है। और इस तरीके से ये वॉयरिज्म का ही एग्जाम्पल हुआ, और ऑडियंस में बैठे हुए सभी व्यक्ति वॉयर्स या पीपिंग टॉम्स ही हुए। दस मूवीज आर एस्टैब्लिश एज इनहेरेंटली वॉयरिस्टिक, और इस तरीके से मूवीज वॉयरिस्टिक ही हैं, और वो हमारे अंदर छुपी हुई एक प्रिमोडियल विश, हमारे अंदर अंदरूनी हमारी जो इच्छा है ना हमेशा ताक झाक करने की, उस चीज को मूवीज पूरा करती हैं, हमारी इच्छा को, और इस तरीके से हमें प्लेजर देती हैं। ऑन द अदर हैंड मूलवे ऑल्सो लाइकन सिनेमा टू द मिरर स्टेज। इसके बाद मूलवे सिनेमा को मिरर स्टेज से भी जोड़ती हैं। मिरर स्टेज जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है, जहां पर एक बच्चा मिरर में देखकर, आईने में देखकर अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। तो दिस स्टेज व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स इन द मिरर, तो ये वो स्टेज है जहां पर बच्चे शीशे में देखकर अपने आप को रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हैं। और यही चीज सिनेमा में भी होती है, जहाँ पे जो ऑडियंस है उसका टेम्पररी लॉस ऑफ ईगो होता है, यानी वो अपनी आइडेंटिटी भूलकर सामने वाले कैरेक्टर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, ऑडियंस में बैठे हुए लोग। और इसी चीज को मुल्वे ने मिरर स्टेज कहा है। इसके बाद फिर वो बात करती हैं कि किस तरीके से स्क्रीन पर, यानी फिल्मों में, आदमियों और औरतों का चित्रण होता है। मुल्वे डिस्क्राइब्स द डिफरिंग रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन मूवीज। फीमेल्स आर देयर टू बी लुक्ड, औरतों को इसीलिए मूवीज में लिया जाता है ताकि पब्लिक उनको देखे। मुल्वे नोट्स द पैसिविटी ऑफ वुमेन एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स, तो वो बताती हैं कि औरतों को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझा जाता है। सिंस देयर फंक्शन इज जस्ट टू बी लुक्ड एट, women tend not to be involved in plots and their appearances often mark a pause in the narrative of the film. तो औरतों को बस सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझा जाता है और उन्हें लिया ही इसीलिए जाता है ताकि लोग उन्हें देखें, और उनका ऐसा कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है प्लॉट में, और वो बस इसीलिए आती हैं फिल्म में ताकि एक फिल्म में एक रुकावट, पॉज आए। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जब एक फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न जो कि 1954 में आई थी, जब उसमें मार्लिन मुनरो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी हॉलीवुड की, तो जब ये सबसे पहली बार अपीयर होती हैं स्क्रीन पर, तो तब फिल्म का जो एक्शन है वो वहीं पर रुक जाता है और सभी लोग मार्लिन मुनरो को गाना गाते हुए देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, तो इसी के विपरीत आदमियों को मूवीज में इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वो एक्टिव कैरेक्टर्स हैं, उनका टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है प्लॉट के साथ। द नरेटिव ऑफ फिल्म्स टेंड्स टू बी ड्रिवन बाय मेल कैरेक्टर्स, दीज मेन सप्लाई द अदर हाफ ऑफ द प्लेजर अफोर्डेड बाय सिनेमा। द ऑडियंस इज इन्वाइटेड टू आइडेंटिफाई विद द मेल प्रोटोगनिस्ट। तो जो ऑडियंस है वो मेल्स के साथ, यानी जो मेल प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करती है, और इस चीज को मुल्वे स्क्रीन सोरोगेट कहती हैं, यानी इंसान अपने आप को उस सामने वाले कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाता है। द पावर ऑफ द मेल प्रोटैगनिस्ट इज देयरफॉर आल्सो एंजॉयड बाय द मेल ऑडियंस मेंबर्स हु आइडेंटिफाई विद हिम। इसके बाद फिर मूलवे हमें एक और पॉइंट के बारे में बताती हैं अपने इस आर्टिकल में, जो है विमेन एंड कैस्ट्रेशन, कि किस तरीके से औरतों को देखकर कुछ लोग जो ऑडियंस में बैठे हैं वो डरते भी हैं, और उनके अंदर ये भावना आती है कि इन औरतों के पास उनकी तरह पेनिस नहीं है, यानी कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो और हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन है, प्राइवेट पार्ट है, वो भी ना कट जाए। तो इस तरह का एक डर भी ऑडियंस के अंदर आता है। तो फॉलोइंग फ्रूइड, फिर से फ्रूइड की ही साइको एनालिटिक थियरी को रिकॉल करते हुए मुल्वे कहती हैं दैट विमेन ऑन स्क्रीन आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एंग्जाइटी फॉर द मेल व्यूअर, कि औरतें जब स्क्रीन पर आती हैं तो कुछ आदमियों के लिए वो एक एंग्जाइटी भी क्रिएट करती हैं। दिस रिलेट्स टू द कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स विच इज सेड टू लर्क इन द मेल अनकॉन्शियस। तो आदमियों के अनकॉन्शियस माइंड में कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स आता है
Freud claims that women's lack of penis causes young boys to fear that they too may one day be castrated. तो फ्रूइड क्लेम करते हैं कि औरतों के पास क्योंकि पेनिस नहीं है, तो जो छोटे लड़के मूवी देखने को आएंगे उन्हें ये डर सताता है कि क्या पता एक दिन वो भी कैस्ट्रेट हो जाए, यानी उनके भी पेनिस को काट दिया जाए। तो इस तरह का भी एक डर उनके मन में आता है। इन दिस सेंस देयर इज अ काइंड ऑफ बिल्ट इन फियर एंड डिस्प्लेजर विच इज अटैच्ड टू वुमेन। और इस तरीके से औरतों के साथ एक तरह का डर और डिस्प्लेजर भी एसोसिएटेड है। सो इफ मूवीज आर टू यूज वुमेन, लेकिन अगर मूवीज को औरतों को लेना है तो उन्हें एक तरह का विजुअल प्लेजर ही क्रिएट करना होगा, और इसीलिए इस थ्रेट ऑफ कैस्ट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने की, हटाने की जरूरत है ऑडियंस के दिलो दिमाग से, ऐसा मुल्वे कहती हैं। सो ये था ये आर्टिकल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।